बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का लेक्चर नंबर 41 बनता है। हमने 3 लेक्चर जो हैं वो सीक्वेंस वाइज जो हैं वो आप लोगों को पढ़ाए हैं। ध्यान से बेटे हर लेक्चर को अपने रजिस्टर पे नोट करें, इसको समझें। कोई क्वेश्चन हो तो बेटे व्हाट्सएप के ज़रिए या जब आप कॉलेज में आएंगे तब आप पूछ लीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर एक टॉपिक है पावर और दूसरा बेटा टॉपिक है एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। याद रखिए बेटे ये दोनों टॉपिक बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक टॉपिक है और एक जो है उसका मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर। ये टॉपिक आप लोगों ने दोनों के दोनों जो हैं वो 9th क्लास में पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। याद करें, आप लोगों को याद आ जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बेटे वर्क की। तो आपने वर्क को डेफिनेशन में पढ़ा है कि वर्क कब होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। हमने ये देखा कि ये जो वर्क हो रहा है ये कितने टाइम में हो रहा है, घंटे में हो रहा है या सेकंड्स में हो रहा है। उस हिसाब से अगर हम वर्क को टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पावर। दोबारा सुन ले बेटे, वर्क की डेफिनेशन है कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी एक सम डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वो वर्क होता है। लेकिन अगर वर्क को हम टाइम के लिहाज से पढ़ेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड पावर। वो उस पर्सन की, उस बॉडी की क्या निकलेगी? पावर। तो पावर की डेफिनेशन फिर क्या होगी बेटे? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। मतलब एक वर्क कितने टाइम में किया गया है। इसकी थोड़ी सी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 2 तालिब इल्म हैं। 2 तालिब इल्म, एक को मैं कहता हूँ बेटे आप ना 5 चेयर जो हैं वो कमरे से बाहर निकाल दें। तो वो तालिब इल्म आता है, वो 1 घंटे में 5 चेयर्स को बाहर निकालता है। दूसरे तालिब इल्म को मैं कहता हूँ बेटे यही 5 चेयर जो है ना, जो सेम वही बच्चे ने निकाली थी, आपने भी बाहर निकालनी है। वो बच्चा जो है वो 10 सेकंड के अंदर उन चेयर्स को बाहर निकाल देता है। तो आप देखें, जो दोनों स्टूडेंट हैं, ये जो दोनों तालिब इल्म हैं, इन दोनों ने 5 चेयर्स निकाली। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क तो सेम किया। 5 चेयर निकालने में 5 चेयर उस बंदे ने निकाली, 5 चेयर दूसरे तालिब इल्म ने निकाली, वर्क तो सेम हुआ। तो अब हम कैसे जानेंगे कि किसने अच्छा वर्क किया या किसने अच्छा वर्क नहीं किया? इस चीज़ को समझने के लिए हम पावर की हेल्प लेते हैं। अब देखते हैं कि देखो, जिस बंदे ने 10 सेकंड के अंदर 5 चेयर्स को बाहर निकाला है, उसकी ज़ाहिर सी बात है पावर ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसने जल्दी जल्दी काम किया है, वो अच्छा काम होगा। और जिसने 5 चेयर्स को 1 घंटे में बाहर निकाला है, वो स्लो है, वो सुस्त है, उसकी पावर कम है। इस तरीके से बेटे जो बाहर ये जो मज़दूर होते हैं, ये भी इसी बेस के ऊपर देखा जाता है कि किसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जल्दी टाइम में काम मुकम्मल कर लेगा और उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? ज़्यादा होती है। तो इसलिए पावर को समझना इस लिहाज से ज़रूरी है। सो पावर क्या हुई बेटे? टाइम वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। पावर को बेटे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला इसका क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम। टोटल वर्क अगर डन करते हैं टोटल टाइम के अंदर तो ये एवरेज पावर बन जाएगी। एवरेज पावर को जस्ट पी के साथ AVE लिख देना है और डेल्टा W ओवर डेल्टा T लिख देंगे। अगर हम आगे बात करें इंस्टेंटेनियस पावर की, ये पावर की टाइप्स बन जाती हैं। किसी भी इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे में आपने पावर को कैलकुलेट करना है। याद रखें बेटे, मिसाल के तौर पे अगर एक मीटर जो है वो पावर को कैलकुलेट करके दे रहा है, जैसे स्पीड कैलकुलेटर मीटर होते हैं, इस तरह पावर कैलकुलेटर मीटर भी होते हैं। तो किसी भी टाइम में आपने अचानक बाय फेस उस पावर को देखा तो उस वक्त जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी वो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगी। कैसे डिफाइन करेंगे बेटे? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द मेजर्ड वैल्यू ऑफ वर्क, जबकि टाइम इंटरवल जो है वो बहुत कम हो, 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? पावर इंस्टेंटेनियस। इसके साथ बेटे INS लिख देना है, ये इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। पावर इंस्टेंटेनियस इक्वल होता है लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू। लिमिट इसलिए पुट कर रहे हैं बेटे कि हमने बताया है कि ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वर्क पर यूनिट टाइम ले रहे हैं, जो कि पावर है, इसलिए इसको डेल्टा W ओवर डेल्टा T लिख देंगे। आगे बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि शो दैट, प्रूव करें कि पावर जो है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल भी आपका एक सॉल्व हो जाएगा एक्सरसाइज का। ये आप लोगों ने पहले 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसकी डेरिवेशन शायद आपने ना पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं। एज व्हेन अ कांस्टेंट वर्क इज़ मेजर्ड, जब हम किसी बॉडी को देखते हैं कि वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट वर्क कर रही है कांस्टेंट फोर्स के साथ, तो
उस वक्त जो वर्क की वैल्यू आती है बेटे वो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा डी, फोर्स कांस्टेंट है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एज पावर का फार्मूला अपने ऊपर पड़ा हुआ है कि डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। इसको दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला भी लिख सकते हैं, हम इसको पावर के फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा डब्ल्यू एफ डेल्टा डी के इक्वल होता है, डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी के साथ। एफ को बेटे साइड पे लिख लिया, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी किसकी इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये वेलोसिटी होता है। तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डॉट वी आ जाएगा। तो ये एक प्रूव है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बेटे ये आपसे पूछा जाएगा, ये भी आपके इसी टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं पावर के फार्मूला से। देखें, ये पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी है, वर्क का यूनिट बेटे जौल होता है, जबकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सो जौल ओवर सेकंड, ये किसका इक्वल आ जाएगा, वाट की इक्वल। तो पावर का ऐसे यूनिट क्या हुआ, वाट। याद रखिएगा 1 वाट कितना पावर होती है, कितनी पावर होती है, 1 वाट बेटे इक्वल होता है 1 जौल वर्क अगर एक बॉडी करे 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट की इक्वल होगी। अदर यूनिट में बेटे हार्स पावर इज़ आल्सो यूनिट ऑफ पावर। 1 हार्स पावर जो होता है वो इक्वल होती है 746 वाट के। ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है। यहाँ पे 2-3 एमसीक्यूज़ मैंने और लिखे हैं। जंबो जेट एयरक्राफ्ट, ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन में भी लिखे हुए हैं। 1.3 × 10⁸ वाट। कार एट 90 किलोमीटर पर आवर के साथ अगर वो मूव कर रही है, उसकी पावर 1.1 × 10⁵ होती है। इलेक्ट्रिक हीटर जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं 2 × 10⁵ वाट की इक्वल होती है। ठीक है बेटे, एक और इसका वर्क का यूनिट होता है, अगर हम इसको लो लेवल पे स्मॉल अमाउंट के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम जौल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम कमर्शियल लेवल पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर बेटे हमारे पास वर्क को कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसे हम किलोवाट आवर का नाम देते हैं। इसके अलावा बेटे ये एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी किलोवाट आवर के ऊपर ये बनता है कि डिफाइन किलोवाट आवर एंड शो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल की इक्वल। कि ये प्रूव करें कि एक तो डिफाइन करें और दूसरे नंबर पे ये प्रूव करें कि 1 किलोवाट आवर जो है ना वो 3.6 मेगा जूल की इक्वल है। तो किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या होगी, 1 किलोवाट आवर पावर कितनी होती है, ये वो वर्क होता है जब एक एजेंसी काम करे कितने में, हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। दोबारा सुने बेटे, 1 किलोवाट आवर इज़ द वर्क डन बाय एन एजेंसी हुज पावर 1 किलोवाट। ऐसी एजेंसी, ऐसी इलेक्ट्रिकल कंपनी, ऐसा मीटर जो 1 घंटा चलता रहे, उसकी पावर जो है वो कितनी हो, 1000 वाट हो, तो उसकी टोटल मिला के जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। और याद रखिएगा बेटे 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1 यूनिट के। सो अगर आपके मीटर के ऊपर रीडिंग चल रही हो 1 किलोवाट आवर, तो इसका मतलब आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया है, और ये पर आवर के हिसाब से होता है, मतलब सेकंड के अंदर इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो इसकी प्रूवमेंट करते हैं जी बेटे। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है, देखिए किलो किसकी इक्वल है, 1000 की इक्वल वो लिख दिया, वाट एज इट इज़ लिख दिया। आवर किसकी इक्वल होता है, 3600 सेकंड की इक्वल होता है। तो 3600 को इसके साथ मल्टीपल किया, 3600 1000 वाट सेकंड, और 3.6 10⁶ जूल आ जाएगा, जो कि इक्वल किसके आ जाएगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल की इक्वल। तो ये था बेटे आपका टॉपिक पावर। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें मिस हुई हो या कोई चीज़ बेटे आप लोगों को क्लियर ना हुई हो, वो बेटे आप लोग बाय व्हाट्सअप आप पूछ सकते हैं। नंबर 2 बेटे हमारा टॉपिक है एनर्जी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके लिए हमें इतना ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। एनर्जी को डिफ़ाइन करें तो ये एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अगर एक बॉडी बैठी है वो काम करने की सलाहियत रखती है तो उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। याद रखिएगा बेटे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है आगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके टाइप्स। एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी है। आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ड्यू टू मोशन एनर्जी जो पोजेस होती है बॉडी के अंदर, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ध्यान से सुने, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मोशन की वजह से उसमें जो मौजूद एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। अब इस काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए हमने क्या काम किया, हम एक गाड़ी लेते हैं जो एक लेवल रोड पे क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब जरी सी बात है वो कुछ वर्क कर रही है, कुछ देर बाद बेटे हमने उसके इंजन को ऑफ कर दिया, मतलब उस गाड़ी को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। आप मुझे बताएं क्या वो गाड़ी खुद स्टॉप कर जाएगी?
कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम वो सडनली स्टॉप करे। इसका मतलब है वो थोड़ा सा क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। जब वो ट्रैवल कर रही है तो उस दौरान जो वो एनर्जी पोजेस कर रही है वो दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसकी मोशन की वजह से जो मौजूद है वो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखें तो वो बॉडी क्या कर रही है, वर्क भी कर रही है। किसके अगेंस्ट कर रही है, फ्रिक्शन की फोर्स के अगेंस्ट। मतलब बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है और फ्रिक्शन की फोर्स उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है, आगे से लग रही है। तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जो यहाँ पे वर्क हुआ वो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से होगा। तो डेफिनेटली ये वर्क क्या होगा बेटे, मतलब कि नेगेटिव वर्क। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि इसको जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या आएगा बेटे, 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब पुट करेंगे तो -FD आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो वर्क उसने डन किया है यही वर्क क्या कहलाएगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या काम करते हैं, थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसको समझ लें। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने ये लिखा कि ये किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल। वो वर्क जो बॉडी ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया था, इंजन ऑफ होने के बाद मूव होते होते रुकते रुकते उसने क्या किया, कवर किया था। ठीक है। अब जब बॉडी मूव कर रही होती है ना, ज़ाहिर सी बात है वो फोर्स की वजह से मूव कर रही, तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू देगा। उसका रिलेशन लिखेंगे F = m में। अब बॉडी चूँकि स्टॉप कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन उस बॉडी में होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। बॉडी स्टॉप, बॉडी रुक रही है, स्टॉप कर रही है, इसीलिए ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। अब यही ए की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पुट करेंगे तो F = -ma आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद A = क्या आ जाएगा, -F/m। मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। ये एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके हमने काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल रिलेशन है, जो एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट करना है। अब सेकंड इक्वेशन क्या होती है, 2as = vf² - vi²। 2as ए की जगह पे वो वैल्यू ए की एक्सेलरेशन की पुट कर दी। vf बेटे यहाँ पे 0 हो जाती है क्योंकि वो स्टॉप होगी बॉडी, और vi जो होता है वो v के इक्वल आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी वेलोसिटी होगी वो v के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, -2fd / m = v²। अब यहाँ पे m डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, 2 मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो Fd = क्या आ जाएगा, ½ mv²। और Fd = क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये ऊपर मैंने लिखा था वर्क डन, Fd वर्क डन है, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² के इक्वल आ जाएगी। तो इसके साथ बेटे ये जो लेक्चर है काइनेटिक एनर्जी वाला, ये डेरिवेशन वाला, ये बेटे आपका प्रूव हुआ। पावर वाला टॉपिक भी मुकम्मल हुआ, एनर्जी वाला टॉपिक भी मुकम्मल हुआ। काइनेटिक एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन बेटे आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, अभी भी आपने डेराइव कर लिया। ये एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर आपने जब आप इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो एक आधी एग्जांपल लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी की, कोई भी मूविंग बॉडी की आप एग्जांपल लिख दें, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसके बाद इसकी डेरिवेशन है। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बेटे आपने लिखना है। काइनेटिक एनर्जी है, चूँकि ये वर्क के इक्वल है तो वर्क का जो यूनिट होगा जौल है, इसका भी यूनिट क्या होगा, जौल। इसके साथ बेटे हम आज के लेक्चर को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं और ख़त्म करते हैं। जो लेक्चर बेटे आप लोगों को पढ़ाए हैं वो आप लोगों को 1 बाय 1 जो है वो वीडियो रिकॉर्ड के ज़रिए आपको समझाए भी हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन भी किए हैं। कोई भी कमी बेशी अगर इसमें आपको नज़र आती है तो बेटे वो आप अपने टीचर से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए ये लेक्चर एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।